हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 5 अप्रैल और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव के बारे में। इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हम उसके बारे में देखेंगे। हम संपन्न प्लेटफॉर्म के बारे में देखेंगे। देन पीएम कुसुम स्कीम के बारे में देखेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे सम्राट संप्रति म्यूजियम के बारे में जिसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements regarding general anti-avoidance rules. So यहाँ पर जो सामान्य बचाव नियम है उनके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन एंटी टैक्स अवॉइडेंस लॉ इन इंडिया टू कर्ब टैक्स इवेजन एंड अवॉइड टैक्स लीक्स। एंड सेकेंड, इट वॉज recommended by the संथानम कमेटी। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं। आपको बताना है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल है इसको रेकमेंड किया था पार्थ सारथी सोम कमेटी ने, ना कि संथानम कमेटी। आप देख सकते हैं। So India has amended income tax rules and has clarified that gains arising from assets acquired before April 1st, 2017 will remain outside the ambit of general anti-avoidance rules. ये जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल है ये एक एंटी टैक्स अवॉइडेंस लॉ है इन इंडिया टू कर्ब टैक्स इवेजन एंड अवॉइड टैक्स लीक्स। It came into effect on 1st of April 2017 and the GAR provisions come under the Income Tax Act 1961. It is recommended by the Parth Sathi Som Committee. इसके एम की बात करें तो इसका एम है, it is specifically aimed at cutting revenue losses that happen to the government due to aggressive tax avoidance measures practiced by the companies. So GAR is a tool for checking aggressive tax planning, especially those transactions or business arrangements that are entered into with objective of avoiding tax. So GAR applies only if the tax benefit exceeds 3 crore in a financial year. ये जो प्रोविजन है इट गिव्स वाइड पावर्स टू द टैक्स अथॉरिटीज टू ट्रीट एनी अरेंजमेंट और ट्रांजेक्शन एज एन impermissible avoidance arrangement and recompute income and consequent tax implications। तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स है इसको रेकमेंड किया गया है पार्थ सारथी सोम कमेटी के द्वारा और ये लागू है 1 अप्रैल 2017 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding trade enablement and marketing initiative। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है व्यापार सक्षमीकरण और विपणन पहल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम, जिसे हम रैंप प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। एंड सेकेंड,
It has been launched by the Union Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं। आपको बताना है ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं रिसेंटली the Minister of State for Micro, Small and Medium Enterprises informed the Lok Sabha about the Trade Enablement and Marketing Initiative. So ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर द रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस यानी कि रैम्प प्रोग्राम. So initiative will empower MSMEs with the digital tools and guidance to effectively utilize the e-commerce marketplace. साथ ही ये जो टीम इनिशिएटिव है अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं फैसिलिटेटिंग ऑनबोर्डिंग ऑफ एमएसएमईज इनटू द ओएनडीसी नेटवर्क टू इनेबल डिजिटल कॉमर्स पार्टिसिपेशन. Second, supporting MSMEs in creation of digital product catalogs, brandings, and packaging improvements. Third, providing training and capacity building on e-commerce operations, digital marketing, logistics, and online payments. And fourth, strengthening market linkages and increasing online sales opportunities for participating enterprises. और ये जो टाइम इनिशिएटिव है इसका ड्यूरेशन है 2024 टू 2027. और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ऑल द उद्यम रजिस्टर्ड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस अंडर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स विल बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स अंडर द इनिशिएटिव. आप ध्यान रखेंगे इस इनिशिएटिव की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. What is the record value of India's defense exports in the financial year 2025 and 2026? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में भारत के रक्षा निर्यात का जो रिकॉर्ड मूल्य रहा है वो क्या रहा है. आपके ऑप्शंस हैं 14,802 करोड़ रुपीस, सेकेंड 21,071 करोड़ रुपीस, थर्ड 23,622 करोड़ रुपीस या फिर 38,424 करोड़ रुपीस. आपको बताना है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो कितना रहा है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो ये रहा है 38,424 करोड़ रुपीस. आप देख सकते हैं इंडियाज डिफेंस India's defense exports surged by 62.66% to reach a high record in financial year 25-26, highlighting the nation's rise as a global defense manufacturer. So India's total defense export surged to a record 38,424 crore Indian rupees in financial year 25 and 26, marking a 62.66% increase from the previous fiscal year. So defense public sector undertakings were the major growth drivers, contributing 54.84% to the total export with a massive 151% surge. Private sector firms contributed the remaining 45.16% to the total exports, witnessing a 14% growth compared to the previous year. So the global reach of India's defense manufacturing expanded significantly, with equipment being exported to over 80 countries and the number of exporters rising to 145.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग संपन्न प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पर ये जो संपन्न प्लेटफॉर्म है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ फ्लैगशिप डिजिटल पेंशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस। एंड सेकंड, it is managed by the Office of the Controller General of Communication Accounts. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है संपन्न प्लेटफॉर्म से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। So recently, the Goa government and the Kochi Port Authority have taken a significant step towards modernizing pension disbursement by signing agreements to onboard the Sampann digital platform. So Sampann, जिसका full form है System for Accounting and Management of Pension, is a flagship digital pension and financial management platform of the Department of Telecommunications. It is managed by the Office of the Controller General of Communication Accounts, and it was designed to streamline pension sanction, authorization, accounting, and payment through a single digital platform, and it was launched on 29th of December 2018. So it provides direct credit of pension into the bank accounts of pensioners. अगर हम संपन्न प्लेटफॉर्म के फीचर्स की बात करें तो इट इज अ क्लाउड बेस्ड एंड टू एंड पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, और ये सिंगल विंडो सिस्टम है। साथ ही ऑनलाइन ग्रीवांस को भी ये मैनेज करता है, और हम या जो भी लोग हैं जिनको पेंशन आती है वो अपनी पेंशन स्टेटस को भी ट्रैक कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Ministry of New and Renewable Energy has extended the completion deadline for select projects under the PM Kusum scheme to which date? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के तहत चुनिंदा परियोजनाओं के पूरा होने की जो समय सीमा है वो किस तिथि तक बढ़ा दी है। आपके ऑप्शंस हैं 31st of July 2026, सेकेंड 31st of August 2026, थर्ड 31st of March 2027 या फिर 30th of November 2027। आपको बताना है पीएम कुसुम स्कीम के तहत कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो डेडलाइन है वो कब तक के लिए बढ़ा दी गई है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है March 31st 2027। आप देख सकते हैं Ministry of New and Renewable Energy extended the timeline for PM Kusum projects to March 31st 2027 due to challenges in financial closure and constrained lending. So the extension applies to the projects where power purchase agreements or notices to proceed were issued on or before 31st of December 2025. So the scheme aims to add a solar capacity of 34,800 megawatt with a total central financial support of 34,422 crore rupees. So the government is also formulating PM Kusum 2.0 to upgrade existing initiatives and subsume committed
लाइबिलिटीज। पीएम कुसुम स्कीम की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। इसका ऑब्जेक्टिव है एनर्जी एंड वाटर सिक्योरिटी को बढ़ाना फॉर द फार्मर्स एंड ऑल्सो डी डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और ये जो स्कीम है ये वर्क कर रही है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In the financial year 2025 and 26, the Central Board of Direct Taxes signed its first ever bilateral advance pricing agreements with which of the following countries? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि जो सीबीडीटी है उसने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपना पहला द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, सिंगापुर एंड जापान। सेकंड फ्रांस, आयरलैंड, इंडोनेशिया एंड स्वीडन। थर्ड जर्मनी, इटली, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूएई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कंट्रीज हैं फ्रांस, आयरलैंड, इंडोनेशिया एंड स्वीडन। आप देख सकते हैं The CBDT achieved a milestone by signing its first ever bilateral APAs with the four new treaty partners in the financial year 2025 and 26. So, for the first time in the program's history, bilateral APAs were signed with the France, Ireland, Indonesia, and Sweden during the financial year 2025 and 26. So CBDT signed a record 84 bilateral APAs in this single financial year and the highest ever recorded. So bilateral agreements were also concluded with the 13 existing treaty partners including United States, UK, Singapore, Japan and South Korea. So bilateral APAs की बात करें तो these agreements involve the tax authorities of both India and the treaty partner country. So they provide taxpayers with the protection against double taxation, which is not available in unilateral agreements. इसके साथ ही सीबीडीटी की बात करें तो इसको हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नाम से जानते हैं और ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग डायरेक्ट टैक्स लॉज इन इंडिया। सीबीडीटी जो है ये फंक्शन करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1964 में। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर द डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस ऑफ टैक्स लॉज, widen and deepen the tax base to promote fiscal stability and also to promote transparency, voluntary compliance, and fight tax evasion. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Samrat Samprati Museum, a Jain heritage museum, at which of the following locations? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन विरासत स्थल सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में किया है? आपके ऑप्शंस हैं वावथराट बनासकांठा, कोबा तीर्थ गांधीनगर, धोलावीरा कच्छ या फिर चरण का पाटन। आपको बताना है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो
सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है वो किस जगह पर किया है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये किया है कोबा तीर्थ गांधीनगर में। आप देख सकते हैं Prime Minister Narendra Modi inaugurated Samrat Samprati Museum as part of the development projects in Gujarat. So, the Samrat Samprati Museum is a dedicated Jain heritage museum located at Koba Tirth in Gandhinagar. The inauguration coincided with the auspicious occasion of Bhagwan Mahavir Jayanti, and the Prime Minister also highlighted the Gyan Bharatam mission, which aims at the digitization and the scientific preservation of over 3 lakh ancient manuscripts. So, आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।